गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा, हम आपकी सोशल साइंस की लोकतांत्रिक राजनीति की जो बुक है उसका पहला पार्ट सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो जो हमारी पिछली कक्षा थी हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से बेल्जियम ने जो रूल्स और रेगुलेशन या लॉ फॉर्मेशन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो उनके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हुए थे। और वहीं आगे से पढ़ते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। अब अगर हम डिवाइडेशंस ऑफ रूल अगर हम ऐसे कहें या पॉलिटिकली हम कहें, तो जो ग्रुप की मेजॉरिटी ज़्यादा है अगर वो अपने व्यूज़ दूसरे पे थोपेगा तो कहीं ना कहीं फिर दोनों के बीच क्लैशेस होंगे और कॉन्फ्लिक्ट होंगे। उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है? या तो वार हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर डिवाइडेड हो सकता है पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के बीच में। वो आपस में फिर मिलजुल कर कभी नहीं रह पाएंगे। तो क्या बेटर होगा इसके लिए? जो बेल्जियम ने रास्ता निकाला था वो अच्छा है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि यह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है वो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल और ऑफ द पीपुल है, ये तो हमें भी पता है। अब अगर सत्ता को बांट दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो शांति बनी रहेगी वो ज़्यादा होगी, ठीक। और वहाँ जो लोग रहते हैं पर्टिकुलर कंट्री में उनके बीच भी अपनापन बना रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी अगर आप डिवाइड कर देते हैं, रूल्स फॉर्म कर देते हैं, तो वो फिर कहीं से कहीं तक सही नहीं होते, ना उनके लिए जिनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, ना उनके लिए जो माइनर जो उनकी जो नंबर्स ऑफ पीपल्स हैं वो वहाँ पे कैसे हो माइनर, उनके लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए बेटरमेंट होता है कि क्या करा जाए, सत्ता का बंटवारा ही कर दिया जाए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी यही है कि जहाँ ये व्यवस्था है वहाँ पे लोग क्या करें, इसका सम्मान करें और साथ ही जो शासन की व्यवस्था है उस पर भी भरोसा रखें। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। अब दोनों तरीके से बेटरमेंट ही होना है, हम चाहे जैसे देखें, युक्तिपरक देखें चाहे नैतिक। बेहतर बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान। अब यहाँ ऐसे कपल की बात या स्टोरी बताई गई है जो अलग अलग रिलीजन से हैं। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था।
पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। अब ये जो स्टोरी है इसमें जो दोनों कैरेक्टर हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। उन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। यह समझौते के अनुसार आगे कई ईसाई फ्रांस के संरक्षण में मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान की अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी समुदाय का हो, किसी भी चुनाव को लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिससे वह ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों में गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अब यहाँ पे स्टोरी में क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं, फिर उनके बीच सत्ता का जो होता है बंटवारा होता है। तो पर्टिकुलरली दोनों कम्युनिटी से, दोनों रिलीजन से क्या करते हैं, एक एक लीडर बना दिए जाते हैं। अब जो लेबनान है उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या चाहता है, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, डिज़ायरेबल पर्सन होता है, तो वो क्या चाहता है कि वो बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर हो। तो वो इसलिए क्या चाहता है कि चुनाव कराए और जिसको लड़ना है वो चुनाव आज़ादी से लड़े। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी समुदाय से हो। लेकिन बाकी को ये बात समझ में नहीं आई। अभी कहानी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुक सकते थे। बेताल से जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते? आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए इस समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी हमें ये बताना है कि वहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है क्या उसे बदला जाना चाहिए या उस जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।